स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर टेक ब्लॉगर। तो पिछले वीडियो में हम बात किए थे हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर में म्यूटेशन के बारे में। अगर आप नहीं देखे तो आई बटन में क्लिक करिए और जाके देख लीजिए। आज हम बात करेंगे क्रोमोसोम, डीएनए, सेल डिविजन, ये सब के बारे में। ठीक है, डीएनए क्या करता है, सब कुछ इकट्ठा होके हिस्टोन जो प्रोटीन होते हैं इसके साथ बाइंड करके कॉम्पैक्ट होके क्रोमोसोम बनता है। ठीक है, क्रोमोसोम ऐसा दिखने में होता है। ठीक है, अब हमारे शरीर में क्रोमोसोम कितने टाइप का होता है? मेनली दो टाइप का होता है। एक होता है हमारे पूरे बॉडी में जो क्रोमोसोम है इसको हम बोलते हैं ऑटोसोम। ठीक है, ये बॉडी का क्रोमोसोम है। जैसे सर के बाल से लेकर शुरू करके पैर के नाखून तक जितने सारे बॉडी में क्रोमोसोम है सब के सब उसको हम बोलते हैं ऑटोसोम। और एक स्पेशल टाइप का क्रोमोसोम होता है जिसको हम बोलते हैं एलोसोम। ये भी सिर्फ पूरे बॉडी में ही होते हैं। ठीक है, तो ऑटोसोम क्या होता है, एक नंबर 46 क्रोमोसोम रहते हैं। ठीक है, तो 46 क्रोमोसोम में 44 तक जो जितने सारे क्रोमोसोम होते हैं सब होते हैं बॉडी का नॉर्मल क्रोमोसोम। और सेक्स क्रोमोसोम जो होता है, जो स्पेशल टाइप क्रोमोसोम जिसके जरिए हम जेंडर आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये लड़का है क्या लड़की। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम होता है 45 और 46 नंबर में। ठीक है, तो 45 और 46 नंबर में जो क्रोमोसोम रहते हैं इसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्या होता है, एक एक्स होते हैं एक वाई होते हैं। जो लड़के में होता है उसको एक्स वाई रहते हैं और लड़कियों में एक्स एक्स रहते हैं। अब हम बात करेंगे क्रोमोसोम के कितने सारे पार्ट होते हैं। तो आप इधर फोटो में देख सकते हो क्रोमोसोम के मेनली दो पार्ट होते हैं। एक होता है क्रोमाटिड। क्रोमाटिड मैंने पहले बोल दिया था कि छोटा वाला हिस्सा और बड़ा वाला हिस्सा दोनों हिस्सा जुड़ के बनता है एक क्रोमाटिड। ठीक है, और क्रोमाटिड जो छोटा वाला हिस्सा और बड़ा वाला हिस्सा में इसमें जो एकदम बीच में का फोटो रहते हैं बीच को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, छोटा वाला हाथ को हम बोलते हैं पी आर्म, बड़ा वाला हाथ को बोलते हैं हम क्यू आर्म। इधर आप देख सकते हो कि ये छोटा वाला हाथ है ये होता है पी आर्म और ये बड़ा वाला हाथ है इसको हम कहते हैं क्यू आर्म। ठीक है, तो और ये जो बीच में लगा हुआ है ये बीच वाला पार्ट को हम कहते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, एक पार्ट क्रोमाटिड, क्रोमाटिड, पी आर्म, क्यू आर्म, ये बीच वाला सेंट्रोमियर। फोटो देखने से पहले मुझ पर देखो। जब क्रोमोसोम होता है ये ऐसा लगा होता है तो ये पार्ट में थोड़ा संकुचित एरिया है। ठीक है, संकुचित एरिया है और ये जो संकुचित एरिया है इसको हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, ये संकुचित एरिया को हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, और ऐसा भी जो ये छोटा वाला हाथ होता है, छोटा वाला हाथ में भी कभी कभी ऐसा ये संकुचित एरिया दिखाई देता है। ठीक है, ये संकुचित एरिया को भी हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी होता है मतलब ये मेन, ये सेंट्रोमियर के पास में जो ये संकुचित एरिया है ये इसको हम कहते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और बाकी जो ऊपर वाला छोटा वाला हाथ में है, छोटे वाले हाथ के छोटे वाले जो आर्म होते हैं पी आर्म उसके पास अगर कोई ऐसा संकुचित एरिया रहता है कॉन्स्ट्रिक्शन को, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, तो आप फोटो में फिर से देखो तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। आप देख सकते हो कि लंबा वाला हाथ में भी कॉन्स्ट्रिक्शन है, छोटे वाले हाथ के ऊपर भी कॉन्स्ट्रिक्शन है और मेन जगह पे जो सेंट्रोमियर है उसके आसपास तो कॉन्स्ट्रिक्शन ही कॉन्स्ट्रिक्शन है। तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, और जूम करके दिखने में आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक्चुअली सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन दिखने में कुछ ऐसा होता है। ये लंबा वाला हाथ में भी होता है, छोटा वाला हाथ में भी होता है। और आप इधर देख सकते हो कि ये जो मैं सेंट्रोमियर बोल रहा हूँ, सेंट्रोमियर कुछ ऐसे होते हैं। पूरे दो क्रोमोसोम के जो दो हाथ, एक छोटा वाला हाथ बड़ा वाला हाथ, इसके बीच में रहते हैं सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर दिखने में कुछ ऐसा होता है, अंदर में होता है सेंट्रोमियर और बाहर में होता है एक तरह स्पेशल टाइप का प्रोटीन, इसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। ये काइनेटोकोर क्या होता है, सेंट्रोमियर क्या होता है, ये हम थोड़ी बाद में बताएंगे। अब ये थोड़ा इसको और जूम करके देखो तो काइनेटोकोर दिखने में कुछ ऐसा होता है। बाहर वाला हिस्से में बहुत माइक्रोट्यूब्यूल फाइबर पड़ा रहता है और अंदर वाला हिस्से में वो सेंट्रोमियर के साथ जुड़ा लगता है। ठीक है, जुड़ा लग के रहता है। फिर इधर आप देख सकते हो और जूम करके दिखाए काइनेटोकोर दिखने में असल में कैसा होता है। बहुत सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल है, वो एक माइक्रो प्रोटीन फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, ये माइटोसिस या मियोसिस के टाइम हेल्प करता है। अब एक्चुअली ये जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है ये करता क्या है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है न्यूक्लियोलस को बनाने में मदद करता है। और लंबा वाला जो हाथ होता है, लंबा वाला हाथ के जो एकदम लास्ट पार्ट को हम बोलते हैं टेलोमियर और छोटे वाला हाथ के एकदम ऊपर वाला लास्ट पार्ट को बोलते हैं हम सैटेलाइट। ठीक है, तो आप इधर देख सकते हो कि ये जो मेरा
क्रोमोसोम समझ लो कि ये क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम का जो ये लास्ट वाला पार्ट है, लंबा हाथ का ये क्यू वर्म का जो लास्ट पार्ट है, इसको हम कहते हैं टेलोमियर। और ऊपर का हाथ का जो ये छोटा वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं सैटेलाइट। आप ये देख सकते हो कि क्रोमोसोम के बीच में रहता है सेंट्रोमियर, ठीक है। अगर सेंट्रोमियर पूरा बीच में रहता है, एकदम बीच में, मतलब इससे ये हाथ का भी दूरी समान है, इस साइड का भी दूरी समान है, ये पार्ट भी इक्वल डिस्टेंस है, ये पार्ट भी इक्वल डिस्टेंस है, समान दूरी पर जब रहता है, तो अब अगर सेंट्रोमियर बीच में रहता है, इसको हम कहते हैं मेटासेंट्रिक, ठीक है। अगर सेंट्रोमियर थोड़ा ऊपर रहता है, जैसे नॉर्मल, ज्यादा सेल में ऐसा ही होता है, नॉर्मल सेल में इसको हम कहते हैं सब मेटासेंट्रिक, मतलब सेंटर के थोड़ा पास, इसको हम कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। अगर कुछ इस पोजीशन में रहता है, मतलब ना मिडिल में ना मिडिल के थोड़ा पास में, एक थोड़ा ऊपर, तो शॉर्ट आर्म क्या होगा, और छोटा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा दिखने में। तो इस पार्ट में अगर सेंट्रोमियर रहता है, इसको हम कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। और एकदम लास्ट में रहता है, लास्ट वाला पार्ट को हम बोलते हैं टेलोसेंट्रिक, ठीक है। आप फोटो में देखो समझ जाएंगे। तो जैसे कि सेंट्रोमियर में आप देख रहे हो, जो मेटासेंट्रिक है वो दोनों आर्म का डिस्टेंस, दोनों हाथ का डिस्टेंस सेम है। सब मेटासेंट्रिक क्या होता है, जो नॉर्मल मैंने आपको दिखाया है, एक्रोसेंट्रिक में दो छोटा आर्म बहुत छोटा हो गया है, और टेलोसेंट्रिक में एकदम लास्ट में गया है, छोटा वाला आर्म है ही नहीं। तो ऐसे में क्या होता है, इधर आप देख सकते हो कि जो मेटासेंट्रिक होता है, मेटासेंट्रिक में कौन सा क्रोमोसोम, 1 2 3, मैंने पहले बोला था कि वो पूरे बॉडी के कोशिका में जितने सारे कोशिका है, हर तरह के कोशिकाएं में 46 क्रोमोसोम रहता है, ठीक है। तो ये 46 क्रोमोसोम सिवाय सिर्फ गोटे के सेल में और लड़कियों के अंडे के सेल में, ठीक है। ओवा सेल में 23 रहता है, और लड़कियों के स्पर्म में 23 रहता है। और जितने सारे बॉडी में कोशिका है, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक, सारे के सारे कोशिका में 46 क्रोमोसोम रहता है। इसी में से अगर आप देख सकते हो कि 1 से लेके 3 तक, ठीक है, ये 3 क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक है, ठीक है। फिर 4 से लेके 5 तक, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और साथ में 16 17 18, ठीक है। ये इतने सारे क्रोमोसोम सब मेटासेंट्रिक है। साथ में जो एक्स क्रोमोसोम आता है, जो एकदम लास्ट वाला, सेक्स आइडेंटिफिकेशन करते हैं, एक्स शेप का जो क्रोमोसोम आता है, ये भी सब मेटासेंट्रिक है। तो मतलब 23 नंबर जो क्रोमोसोम आता है ये। फिर आपका जो 13 14 15, ठीक है, 13 14 15, और लास्ट में 21 22, ये क्रोमोसोम आपका एक्रोसेंट्रिक होता है, ठीक है, एक्रोसेंट्रिक। और वाई क्रोमोसोम भी एक्रोसेंट्रिक होता है। अब सवाल आता है कि टेलोसेंट्रिक कहा गया। टेलोसेंट्रिक हम इंसान व जितने सारे जानवर है उसमें नहीं होते। कि आप हम बात करेंगे सेल डिविजन, मतलब एक कोशिका खुद को 2 हिस्से में विभाग कर दिया, तो इसको हम कहते हैं सेल डिविजन, मतलब कोशिका विभाजन हो गया। कोशिका विभाजन मेनली 3 तरह होता है, एक एमाइटोटिक, 2 नंबर माइटोसिस, 3 नंबर मियोसिस। एमाइटोटिक हम इंसानों में नहीं होता है, जितने सारे माइक्रोस्कोप, मतलब स्पेशल माइक्रोस्कोप के अंदर जो कीटाणु होते हैं उन पर होते हैं, हम पर नहीं। अब जो है माइटोसिस और मियोसिस, माइटोसिस का मतलब है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब समान तरीके से बांटना, ठीक है, समान तरीके से बांटना, क्योंकि उसमें भी जितना है उस पर कोई इतना ही मिलेगा। मियोसिस क्या होता है, ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिविजन है, इसको होता है आधा कर देना। मियोसिस का मतलब है आधा कर देना। क्यों आधा करना है, क्योंकि ये मैं डिटेल्स में बाद में बोलूंगा। ये जो जर्म सेल होता है लड़कों के टेस्टिकल में और लड़कियों के ओवरी में, ये जर्म सेल में होता है मियोसिस। तो पूरे बॉडी में जितने सारे कोशिकाएं हैं सब में होता है माइटोसिस, और स्पेशल जो जर्म सेल होता है इसमें होते हैं मियोसिस। अब हम बात करेंगे माइटोसिस के बारे में। ये जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल को पहले किसने आविष्कार किया है, पहले देखा है वाल्टर फ्लेमिंग नामक एक वैज्ञानिक। अब ये सेल डिविजन बात करने वाला हूँ, उसमें मेरे पास तो बोर्ड फोर्ड कुछ है ही नहीं, खरीद नहीं पाया अभी, कुछ है नहीं, अब क्या करें। अब जितना बोलता हूँ थोड़ा बहुत डिटेल्स में बोलूंगा, आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो हम लोग के एक कोशिका है, ठीक है। अब ये कोशिका अपने आप को 2 हिस्से में भाग करेगा, ठीक है। भाग करने के लिए बहुत सारे स्टेप पूरे करने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि है अलग कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। हम इंसानों जो जानवर है, जितने सारे जानवर, मछलियां, पेड़ पौधे, पंछी, सब में
माइटोसिस होता है। तो माइटोसिस का बहुत सारा स्टेप है। सेल डिविजन का जो स्टेप है ये पहले स्टार्ट होता है G1, मतलब गैप 1 एक फेज का नाम है। इस फेज में क्या होता है, ये जितने सारे न्यूट्रिशन है, खाना कॉन्जर्व करते हैं, मतलब ये विटामिन मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ऑक्सीजन सब कुछ ले लिया है, सब कुछ तैयार कर लिया है अपने अंदर। जो न्यूक्लियस है उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं, तुम mRNA बनाओ, rRNA बनाओ, मतलब मैसेंजर RNA बनाओ, राइबोसोमल RNA बनाओ, ट्रांसफर RNA बनाओ, फिर ट्रांसलोकेशन, ट्रांसक्रिप्शन इसके लिए तैयार करो। फिर हमें कोशिकाएं धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, इसको गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम, पैरोक्सिसोम, गोल्गी बॉडीज, फिर रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, जो भी है सब ऑर्गेनेल्स को तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये सब करते करते कम से कम 10-12 घंटा टाइम लगता है। मैंने पहले बोला था कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलोकेशन ये सब कंप्लीट होने में कम से कम 6-7 सेकंड से 3-4 मिनट टाइम लगता है। तो इतने सारे 46 क्रोमोसोम डीएनए रहते हैं, 46 डीएनए एक अंदर में, सबको एक एक करके करने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, और ऊपर से जितने सारे बाकी ऑर्गेनेल्स है, मतलब साइटोप्लाज्म में जितने सारे ऑर्गेनेल्स है उसको भी प्रिपेयर करने में टाइम लगता है। तो प्रिपरेशन में कम से कम इसको लगता है 10 से 12 घंटा। ठीक है, अब ये होने के बाद जब एक कोशिका गैप 1 फेज, G1 फेज कंप्लीट हो जाता है, तो ये फेज क्या करता है, अगले स्टेज मतलब सिंथेसिस S फेज में जाने के लिए तैयार होता है। अब क्या कभी कभी ये जा नहीं पाते, कुछ कोशिकाएं हमारे शरीर में ऐसा होता है कि वो G1 के बाद G0 मतलब गैप 0 फेज में ही अटक जाते हैं। क्यों अटक जाते हैं, यह बोलते हैं क्योंकि जितने सारे कोशिकाएं हैं जो सेल विभाजन के लिए, सेल कोशिकाएं विभाजन के लिए दो चीज चाहिए थे, एक होता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम और दूसरा आता है साइक्लिन। ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम जो है वो अकेला जाके कुछ काम नहीं कर सकता, और ये जब तक ये साइक्लिन प्रोटीन ना होता है, तो साइक्लिन प्रोटीन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज ये दोनों चीज हर कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कुछ सेल में, कुछ कोशिकाएं में ये दोनों खत्म हो जाते हैं, तो ये कोशिका परमानेंटली अटक जाता है। ठीक है, जैसे कि ये समझो कि जो माइटोसिस है, माइटोसिस एक बच्चा है, बच्चे के पढ़ाई लिखाई करने के लिए पहले नर्सरी में जाएगा, फिर प्राइमरी स्कूल में जाएगा, फिर सेकेंडरी स्कूल में जाएगा, फिर हायर सेकेंडरी, फिर कॉलेज, फिर जाके ग्रेजुएशन होगा, फिर उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, तो गैप 1 फेज में क्या होता है, बच्चा बड़ा होता है, हम उसको ABCD अ को मदर टंग सब कुछ सिखाते हैं, फॉरेन इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश हम इसको सिखाते हैं, सब कुछ सीख पाते हैं। ये बच्चे को हम प्रिपेयर करते हैं, ड्राइंग फाइंग करा के सिखाते हैं, हम प्रिपेयर करते हैं कि आप नर्सरी में या प्राइमरी स्कूल में जाके भर्ती हो जाए। अब इस टाइम में क्या होता है, चलो कि बच्चा अनाथ हो गया या कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, को पढ़ाई लिखाई करने के लिए पैसा ही नहीं है, तो ये बच्चा क्या करेगा, ये अपना काम करेगा, बड़ा होकर मजदूरी करेगा, खेती करेगा, कुछ ना कुछ काम करेगा, अपना जिंदगी निभाएगा। तो ऐसे ही क्या होता है, कुछ कोशिका हमारे शरीर में ऐसा होता है जो गैप 0 फेज में अटक जाते हैं, उसके आगे और बढ़ नहीं पाते। गैप 1 के बाद गैप 0 में अटक जाते हैं। क्यों अटक जाते हैं, क्योंकि उसका फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, मतलब एंजाइम या प्रोटीन क्राइसिस हो गया, ना तो इसके साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है, ना इसमें साइक्लिन प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन, ये कोशिका धीरे धीरे बड़ा होता है, अपना काम करता है, और जब टाइम आता है वह मर जाते हैं। जैसे हमारे शरीर में कुछ ऐसा कोशिका है, जैसे हार्ट, दिल में कुछ कोशिका है, ये कभी बड़ा नहीं होता, कभी भाग नहीं होता, जैसा बचपन में था ऐसा ही है, मरते टाइम तक ये सही रहेगा। ब्रेन में जो कोशिका है, न्यूरॉन, ये भी ऐसा है। G0 फेज आप समझ गए, गैप 1 फेज आप समझ, G1 फेज आप समझ गए। G1 फेज के जब एक कोशिका पूरी तरह से तैयार है आगे बढ़ने के लिए, तब ये जाते हैं सिंथेसिस फेज, मतलब S फेज में। S फेज में क्या होता है, S फेज में जो DNA होता है, DNA रेप्लिकेशन होता है, मतलब पुराने वीडियो में कहा था रेप्लिकेशन कैसे होता है। एक DNA है, इसको हूबहू एग्जैक्ट कॉपी बनाता है ये ऐसा DNA। ठीक है, 2 DNA बन गया, मतलब एक कोशिका के अंदर 46 क्रोमोसोम DNA रहता है। 46 DNA से अब डबल हो गया, 92 हो गया, सिंथेसिस हो गया, मतलब डबल हो गया, डबल प्रोडक्शन हो गया। 90 मतलब एक कोशिका के अंदर 96 कोशिका बोलते, मतलब कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर 96 DNA होता है। ठीक है, तो ये DNA जब डबल हो जाता है, डबल होने में कितना टाइम लगता है, 7-8 घंटा टाइम लगता है। ठीक है,
और फिर बढ़ते हैं गैप 2 मतलब G2 फेज में। G2 फेज में क्या होता है, जो कोशिका के साइटोप्लाज्म में एक तरह का स्पेशल प्रोटीन बनता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रियोल 2 बनता है, ठीक है। तो सेंट्रियोल 2 बनता है, तब तक ये G2 फेज कंप्लीट हो जाता है। ये कंप्लीट होने के बाद फिर जाते हैं एम फेज की तरफ। एम फेज क्या है, एम फेज बोले तो अगर ये म्यूसिस होता है तो म्यूसिस की तरफ जाएगा, ये माइटोसिस होता है तो माइटोसिस की तरफ जाएगा। तो मैं पहले बात कर रहा हूँ अभी माइटोसिस का। तो माइटोसिस का क्या हो रहा, मैं माइटोसिस कैसे स्टार्ट हुआ, गैप 1 हो गया, एस फेज हो गया, गैप 2 हो गया, अब G1 एस फेज G2, ये 3 फेज कंप्लीट हो गया। अब आएंगे एम फेज में। एम फेज का 4 पार्ट होता है, एक प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज में एक्चुअली क्या होता है, जितने सारे डीएनए है वो सब के सब डीएनए डबल कोइलिंग, ट्रिपल कोइलिंग करके, सुपर कोइलिंग करके क्रोमोसोम बनता है। अब ये क्रोमोसोम मैंने तो क्या हुआ, एक क्रोमोसोम दूसरा क्रोमोसोम एक साथ आ गया। तो क्रोमोसोम जब एक को हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं, ठीक है। एक ओरिजिनल क्रोमोसोम और एक फेक क्रोमोसोम, मतलब फेक नहीं, सिस्टर क्रोमोसोम, मतलब दोनों हम शक्ल, ट्विन हो गया, ठीक है। ट्विन हो गया, ट्विन ट्विन। एक नंबर क्रोमोसोम का भी ये एक पार्ट है और इसका ट्विन है ये पार्ट। 3 नंबर क्रोमोसोम का भी ये पार्ट है। 46 सारे के सारे क्रोमोसोम का ट्विन ट्विन पार्ट हो गया, ठीक है, अलग अलग पार्ट हो गया, सेम टू सेम। तो टोटल हो गया 92। अब ये 92 जब एक साथ कंबाइन होगा तो कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होगा। जैसे मैंने आपको बोला, आपके पास आपको 100 रुपए दिया तो आपने मेरे को 100 रुपए का छुट्टा दिया, 10 रुपए दिया या कुछ 20 रुपए दिया या 2 50 रुपए दिया, मतलब आपके पास भी 100 है, अब मेरे पास भी 100 है। तो मान लो कि ये एक क्रोमेटिड है, कुछ ये लंबा हाथ जो क्यूआर्म होते हैं, क्यूआर्म का कुछ ये पार्ट उस साइड में चला गया, उस क्रोमोसोम में, जुड़वा में, ट्विन में चला गया। ट्विन का लंबा वाला ये कुछ सेगमेंट इधर में आ गया, इस पार्ट का कुछ पार्ट इधर चला गया, उसका कुछ पार्ट इधर चला आया। ऐसे इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होता है, ठीक है। क्रोमोसोम का इन्फॉर्मेशन एक दूसरे ट्विन के साथ एक्सचेंज होता है, इसको हम कहते हैं डीएनए रिकॉम्बिनेशन। सब कुछ कंप्लीट होने के बाद ये फिर घुसते हैं कहाँ पे, ये मेटाफेज में। मेटाफेज में क्या होता है, मेटा मतलब मिडिल। जितने सारे 92 क्रोमोसोम है सब के सब एक लाइन में खड़ा हो जाता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और वहां पर एक सेंट्रियोल खड़ा है, उधर में एक सेंट्रियोल खड़ा है। दोनों सेंट्रियोल अपना अपना माइक्रोट्यूब्यूल फाइबर क्रोमोसोम के पास सेंड करता है। तो इधर इधर आता है, धागा फेंकता है, ये भी धागा फेंकता है। और क्रोमोसोम के बीच बीच में जितने सारे काइनेटोकोर लगा हुआ है, काइनेटोकोर भी अपना ये माइक्रोट्यूब्यूल उस स्पिंडल फाइबर की तरफ भेजता है। तो सेंट्रियोल का स्पिंडल फाइबर जो माइक्रोट्यूब्यूल है और काइनेटोकोर का जो माइक्रोट्यूब्यूल, दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं। मेटाफेज में एक और भी होता है, जितने सारे सेल का ऑर्गेनल्स है, मतलब क्या बताए, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर राइबोसोम, फिर लाइसोसोम, पैरोक्सिसोम, ये सब कुछ डबल डबल हो जाता है, ठीक है। ये सब मेटाफेज में हो जाता है। मेटाफेज कंप्लीट हो गया। अब आता है एनाफेज। एनाफेज क्या होता है, एवे, ए मतलब एवे, सब दूर चले जाते हैं। मतलब ये जो काइनेटोकोर का माइक्रोट्यूब्यूल और सेंट्रियोल का माइक्रोट्यूब्यूल सब एक साथ आ गया, स्पिंडल फाइबर जब जुड़ गया, जुड़ने के बाद एक दूसरे को खींच के क्या करता है, ये ट्विन ट्विन को अलग करते हैं। मतलब जुड़वा भाई या जुड़वा बहन जो भी बोलते हो, सब दूसरे को एक दूसरे से अलग कर देते हैं। मतलब पहले ऐसा था, ऐसा था, तो इस साइड से ये सेंट्रियोल खींच रहा है, तो एक क्रोमोसोम उस साइड चला गया और ये ट्विन क्रोमोसोम जुड़वा जो हमशक्ल था, ये जुड़वा क्रोमोसोम उस साइड में चला गया। तो ऐसा करते करते सारे 92 क्रोमोसोम जो थे वो अलग अलग पार्ट में पार्ट हो गया। तो इस साइड में 46 हो गया, उस साइड में भी 46 हो गया, ठीक है। अब 46 होने के टाइम में क्या होता है, ये जो एनाफेज चल रहा है, साइटोप्लाज्म का जो वॉल है, वॉल में भी एक क्लीवेज या फारो फॉर्मेशन होता है। फारो फॉर्मेशन में क्या होता है, एक कुछ स्पेशल एंजाइम आते हैं जो सेल मेम्ब्रेन को और साइटोप्लाज्म को दोनों अलग अलग हिस्से में सेपरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसी टाइम में जितने सारे क्या बोलते हैं इसको, ये पैरोक्सिसोम, जितने सारे सेल ऑर्गेनल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, पैरोक्सिसोम, लाइसोसोम, वो सब अलग अलग करके कुछ इस साइड में जाते हैं, कुछ उस साइड में जाते हैं। अब क्या होता है, जाने के बाद जो ये क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम और ये जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस का जो पर्दा है, जो पर्दा धीरे धीरे बनना शुरू होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस बनना धीरे धीरे शुरू होता है। कैसे बनता है, क्योंकि जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन था,
सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन से कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल निकलता है और कुछ एंजाइम के जरिए न्यूक्लियोटाइड बनता है। प्रोफेज में क्या हुआ था, न्यूक्लियस का जो पर्दा था धीरे धीरे रप्चर हो गया था। रप्चर होके कहाँ पड़ा हुआ था, साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ था। तो साइटोप्लाज्म में कुछ हिस्सा इधर चला गया, साइटोप्लाज्म में कुछ हिस्सा इधर चला गया। तो ये जो न्यूक्लियस का जो पर्दा था वो टुकड़ा टुकड़ा होके इधर में साइटोप्लाज्म में बिखर रहा है। वो न्यूक्लियस का टुकड़ा टुकड़ा पर्दा गोल्गी apparatus और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाने में मदद करता है। ठीक है, ये पूरा हवा नहीं हो जाता है, काम पे लगता है। अब उस साइड में भी सेम हो रहा है। अब लास्ट में आता है टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है, साइटोप्लाज्म पूरी तरह से धीरे धीरे सेपरेट हो गया। न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस का पर्दा था वो पूरी तरह से बनना कंप्लीट हो गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus जो भी था, जितने सारे ऑर्गन्स है वो बनना पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर जो जितने सारे क्रोमोसोम थे वो क्रोमोसोम धीरे धीरे सेपरेट होकर फिर से वो सुतली की तरह डीएनए 2 मीटर लंबा डीएनए एक साथ खुल के आपस में रह गया। ठीक है, क्रोमोसोम एक कट्टा था, डीएनए एक कट्टा होकर क्रोमोसोम बना था और फिर से क्रोमोसोम खुल के डीएनए में बदला। तो ये जो पूरा एम फेज हो गया है, मतलब एम फेज में 4 फेज आता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। 4 फेज कंप्लीट हो गया। ये पूरे 4 फेज के साथ साथ टाइम लगता है करीब 1 घंटा। 1 घंटे में पूरा स्टेप कंप्लीट हो जाता है, पूरा 4 स्टेप कंप्लीट हो जाता है पूरे 1 घंटे में। अब आता है साइटोकाइनेसिस। जो साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया। तो एक्चुअली क्या होता है, जब न्यूक्लियस अलग हो जाते हैं, मतलब क्रोमोसोम सब अलग हो जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस अलग हो गया और जब साइटोप्लाज्म 2 हिस्से में अलग हो गया, इसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस एक्चुअली साइटोकाइनेसिस एक्चुअली एनाफेज और टेलोफेज के साथ साथ ही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये पूरा जो सेल डिवीजन है, एक सेल से 2 सेल में डिवाइड हो जाते हैं, तो ये पूरा कंप्लीट होने में करीब 24 घंटा या 25 घंटा टाइम लगता है मैक्सिमम। ठीक है, और हम बात करेंगे मियोसिस के बारे में। मियोसिस कहाँ पर होता है, जर्म सेल में होता है। जर्म सेल मतलब लड़के का जो गोटा होता है टेस्टिस, और लड़की का जो अंडाशय डिंबाशय आप जो भी बोलते हो ओवरी, उसमें होता है स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्टरी सेल, जर्म सेल। ये हम रिप्रोडक्शन में और भी डिटेल्स में बात करेंगे। तो जर्म सेल क्या होता है, जब प्यूबर्टी हिट करता है तब इसमें रिप्रोडक्शन मतलब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। क्या करता है, माइटोसिस जैसा ही पूरा का पूरा सब स्टेप G1 मतलब गैप 1, सिंथेसिस S फेज, फिर गैप 2 G2 फेज, फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, सारा की सारा फेज सब कुछ कंप्लीट होने के बाद उसको फिर से रिपीट होता है। मतलब नॉर्मली माइटोसिस में क्या होता है, टेलोफेज में जो सेंट्रियोल था, सेंट्रियोल 2 हिस्से में अलग अलग, इस सेल में सेंट्रियोल, उसमें सेंट्रियोल डिसअपियर हो जाता है। मियोसिस में ये सेंट्रियोल डिसअपियर नहीं होते, ये सेंट्रियोल रह जाते हैं। तो सेंट्रियोल फिर से उड़ा देते हैं, एक काम करो फिर से M1 फेज, फिर से ये प्रोफेज, एनाफेज, टेलोफेज, मेटाफेज ये सब स्टार्ट करो। मैंने क्या बोला था, माइटोसिस में हो गया, एक नया सेल बन गया, दूसरा नया सेल बन गया। तो इस नया सेल के अंदर एक सेंट्रियोल है, इस सेल के अंदर दूसरा सेंट्रियोल है। ठीक है, अब जब फिर से इस सेल में ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज स्टार्ट करेगा, उस सेल में भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज स्टार्ट करेगा। तो इसके लिए कैसे होगा, ये जो सेंट्रियोल एक इस सेल में है, कोशिका में है, ये सेंट्रियोल खुद को 2 हिस्से में अलग करते थे। दूसरा एक हिस्सा इधर में रहता है और दूसरा हिस्सा इसके ऑपोजिट में चले जाते हैं। इस साइड में भी सेम, ये भी एक सेंट्रियोल था, इसको 2 अलग अलग हिस्से में भाग कर दिया। तो भाग करने के बाद एक भाग इधर में रहता है और दूसरी भाग उल्टी दिशा में चले जाते हैं। अब क्या होता है, प्रोफेज नंबर 2 होता है, प्रोफेज सेकंड पार्ट में वो सेम खुल गया था, जितने सारे डीएनए वो फिर से एक कट्टा हो गया। अब 46 क्रोमोसोम डीएनए था, तो ये कट्टा होकर 46 क्रोमोसोम बन गया। ठीक है, एक क्रोमोसोम बन गया। अब इसमें क्रोमोसोम बन गया, न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होता है फिर से गायब हो गया, फिर से न्यूक्लियोलस गायब हो गया, फिर से वो साइटोप्लाज्म के जितने सारे ऑर्गेनेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर एंडोप्लाज्म, गोल्गी बॉडीज, पैरोक्सिसोम, लाइसोसोम, सब कुछ डबल हो गया। मेटाफेज में आते हैं। मेटाफेज में क्या होते हैं, 46 क्रोमोसोम था, 46 क्रोमोसोम सबके सब एक ही कोशिका के लाइन में खड़े होते हैं। ठीक है, और फिर से ये सेंट्रियोल का जो स्पिंडल फाइबर होता है, माइक्रोट्यूब्यूल स्पेशल, ये भी भेजते हैं
वो जितने सारे क्रोमोसोम का जो बीच बीच में काइनेटोकोर लगा हुआ होता है, वो काइनेटोकोर भी अपना माइटोकॉन्ड्रिया में भेजते हैं, एक दूसरे के साथ फिर से अलग होते हैं। तो इसमें मेटाफेज नंबर 2 खत्म होता है, फिर मेटाफेज सेकंड पार्ट। उसके बाद आता है एनाफेज। एनाफेज सेकंड पार्ट में क्या होता है, ये भी मतलब माइटोसिस में क्या होता था, माइटोसिस में एक क्रोमोसोम को दूसरे ट्विन मतलब जुड़वा क्रोमोसोम मतलब हम शक्ल क्रोमोसोम से अलग कर दिया। म्यूसिस में सेकंड पार्ट एनाफेज में क्या हो रहा है, मतलब एनाफेज सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम ऐसा है, एक क्रोमाटिड इस क्रोमाटिड का जो काइनेटोकोर है इस साइड के सेंट्रियोल के साथ जुड़ा हुआ है, और इस साइड का काइनेटोकोर उस साइड के सेंट्रियोल से जुड़ा हुआ है। तो सेंट्रियोल अपने अपने तरफ खींच रहे हैं, तो क्रोमोसोम आधा हो गया, मतलब बीच में से भाग हो गया। एक क्रोमाटिड इस साइड चला गया, एक क्रोमाटिड उस साइड चला गया, मतलब 46 था, अब 2 हिस्से में भाग हो गया, 23 हो गया। एक कोशिका के अंदर इस साइड में 23, उस साइड में 23। अब फिर से टेलोफेज आता है। टेलोफेज में अगर फिर से वो वही पुराना वाला सीन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आता है, न्यूक्लियोलस फॉर्मेशन होता है, जितने सारे साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनेल सब अलग अलग हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे साइटोप्लाज्म भी अलग हो जाते हैं। तो इस साइड का एक सेल 2 बन गया, इस साइड का भी एक सेल 2 बन गया, टोटल कितना हुआ 1 2 3 4 सेल हो गया। तो इसमें क्या होता है, माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में एक्चुअली 2 सेल बनता है, दोनों में क्रोमोसोम समान तरीके से भाग होते हैं, मतलब इसमें भी 46 है, इसमें भी 46 है। और मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में भी 4 हिस्से में आते हैं। मियोसिस में पहले तो 2 हिस्से में 92 था, फिर 46 हो गया, फिर से इधर में सेंट्रियोल के वजह से फिर से सेल डिविजन हुआ, मतलब फिर से प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज हुआ, फिर से इधर में 2 इसका भी 2 बन गया। उसमें क्या हुआ, क्रोमोसोम हाफ हाफ हो गया, इसमें भी 23। तो सेल डिविजन कुछ ऐसा है, मैंने आपको बहुत आसानी से कोशिश किया है आपको समझाने के लिए। आप नहीं समझे हैं तो अब बहुत सारे यूट्यूब वीडियो है, मतलब एनिमेशन वीडियो, आप उधर से देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, या फिर मेरी वीडियो आप 2 बार 3 बार देखिए और किताब में पढ़िए, थोड़ा आप समझ जाएंगे। तो अब ये डिपेंड करता है, जो सेल डिविजन इतना टाइम लगता है वो डिपेंड करता है कैसे, जैसे टेम्परेचर मतलब तापमान बहुत ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है तो सेल डिविजन बहुत जल्दी होगा। अब तापमान बहुत कम है, ठंडा है, विंटर सीजन में ये सेल डिविजन बहुत स्लो मोशन में होगा, ठीक है। अब जियोग्राफिकल लोकेशन, मतलब ये आप कभी कहीं रह रहे हो, मतलब इंग्लैंड, अमेरिका, उधर में ठंडा बहुत ज़्यादा है, तो उधर में सेल डिविजन बहुत स्लो मोशन में, उधर के लोगों में। हम जो भारत में रहते हैं वो इक्वेटर एरिया में, इधर में गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इस साइड में जो लोग रहते हैं उधर का सेल डिविजन बहुत ज़्यादा होता है। फिर न्यूट्रिशन बोले तो जैसे गरीब, एकदम बहुत गरीब परिवार से हो आप, खाने पीने का बहुत तकलीफ होता है, तो खाना पीना ज़्यादा नहीं है, न्यूट्रिशन कम है, तो इसलिए सेल डिविजन बहुत स्लो मोशन में होता है। और आप बहुत अमीर हो, बहुत अच्छे क्वालिटी का फूड खाना खा रहे हो, तो आपके अंदर में न्यूट्रिशन भर के है, तो आपके अंदर में सेल डिविजन बहुत जल्दी होगा, ठीक है। और अगर मान लो म्यूटेशन मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, नहीं देखे हो तो जाके देख लो। तो म्यूटेशन में क्या होता है, कैंसर होने का चांस होता है। तो कैंसर टाइम में क्या होता है, कोशिका खुद को 2 अलग अलग हिस्से में बांट देगा, तो बांटने के टाइम कितना टाइम लगता है, 24 से 25 घंटा टाइम लगता है। तो कैंसर के टाइम क्या होता है, वो टाइम 24 से 25 घंटा है, वो इतना ज्यादा टाइम लगता था, जो 24-25 घंटा टाइम का था वो कम करके 2-3 घंटे में कंप्लीट हो जाता है, मतलब पूरा का पूरा सेल डिविजन 2-3 घंटे में हो जाता है। इतना फास्ट होता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना फास्ट होता है। तो इतना तेज सेल कोशिका विभाजन होता है कि इसके लिए कैंसर को ट्रीटमेंट करना बहुत झंझट होता है, बहुत दिक्कत आता है, और इसमें बहुत महंगा भी होता है। तो ये सब हम डिटेल्स में बात करेंगे कैंसर के चैप्टर में, और आगे हम डिटेल में बात करते जाएंगे। तो अभी इस तरह बने रहिए, और तब तक के लिए बाय।